कहानी की शुरुआत होती है एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट से, जहां फ्लाइट 180 इंसिडेंट अभी भी ऑब्जर्वर्स के बीच एक गर्म टॉपिक बना हुआ है। यह सिर्फ 48 लोगों की जिंदगी चली जाने का गम नहीं था, बल्कि उन सबके दिलों पर छोड़ी गई गहरी चोट भी थी। और सबसे बड़ी बात थी उसके बाद होने वाले वो हादसे जो और भी ज्यादा भयानक निकले। एक ऐसा मौत का प्लान चालू हो गया था जो उस इवेंट के सभी सर्वाइवर्स को बिना किसी एक्सेप्शन के एक एक करके खत्म करता गया। और अब कहानी फोकस करती है एक लड़की पर जिसका नाम है यूली। उसे सुबह सुबह अपने पापा से अलविदा लेते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उस दिन यूली और उसके कुछ क्लासमेट्स एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप पर जा रहे थे। यह ट्रिप एग्जाम्स के बाद का स्ट्रेस दूर करने के लिए प्लान किया गया था, जो कुछ दिन पहले ही खत्म हुए थे। यूली के पापा थोड़े चिंतित दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने यूली की कार के नीचे तेल के निशान देखे, जो शायद ट्रांसमिशन लीक का सिग्नल था। लेकिन दूसरी तरफ यूली और उसकी दोस्तों की जर्नी एक ट्रैफिक लाइट पर रुक जाती है, जब वह लोग मेन रूट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आती है, जिसके हाथों में ड्रिंक के खाली कैंस का एक ढेर होता है, जो अचानक उनके सामने गिर जाता है। जैसे जैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ रही थी, एक स्कूल बस सामने से गुजरी, जिसके ऊपर एक बैनर था। उस बैनर पर लिखा था डेमोलिश, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय। यूली की नज़र तुरंत उस बैनर पर जाती है और उसका ध्यान उस तरफ चला जाता है। उसने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रेडियो पर म्यूजिक बजाया, लेकिन म्यूजिक के बदले एक न्यूज़ सुनाई दी, जिसमें बताया जा रहा था एक इवेंट के इन्विटेशन के बारे में। वो इवेंट फ्लाइट 180 इंसिडेंट को याद करने के लिए था। दरअसल यह उस खतरनाक हादसे का पहला इवेंट था। और हाँ, वो लोग एक ट्रक से टकराते टकराते बचे। थोड़ी ही देर बाद यूली के पापा का फोन आया। उन्होंने कहा कि वह वापस आकर अपनी कार की कंडीशन चेक करें, क्योंकि उन्हें अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन दिक्कत यह थी कि यूली को मशीनरी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, और सब कुछ और बिगड़ गया जब उसके दो बदमाश दोस्तों ने बैक सीट में शरारत करनी शुरू कर दी। वह दोनों इतने ज्यादा बदमाश थे कि उन्होंने सिगरेट के जले हुए टुकड़े यहाँ वहाँ फेंक दिए, और यह लगभग मिस मैनर जो उनके पास बैठी थी उन्हें चोट पहुंचा देते। अब कुछ देर के लिए यूली और उसके दोस्तों को छोड़िए और चलते हैं उस ट्रक की तरफ जो उनसे अभी अभी क्रॉस हुआ था। ट्रक का ड्राइवर यह नहीं समझ पाया कि ट्रक के पीछे बंधा एक लकड़ी का चैन धीरे से ढीला पड़ गया था, और फिर वो चैन हवा में उड़ गया, जिसकी वजह से दूसरी रोप्स भी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। ड्राइवर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी दिक्कत पीछे आने वाली किसी भी गाड़ी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। और तभी हमें पता चलता है यह सिर्फ यूली की एक इमेजिनेशन का हिस्सा था। लेकिन इस वक्त यूली अभी भी रेड लाइट पर रुकी हुई थी। जो कुछ पहले उसने महसूस किया वह सब इतना रियल लगा कि यूली का शक और गहरा हो गया जब उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत फिर से सामने आई और कैंस गिरा दिए। और उसी वक्त वह स्कूल बस भी वहां से गुजरी। रेडियो पर भी वही न्यूज चल रही थी जो यूली ने पहले से अपने दिमाग में सुन रखी थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसे उसने सोचा था। पैनिक में आकर यूली ने तुरंत डिसाइड किया वह अभी इसी वक्त रोड ब्लॉक करेगी। इस बार उसकी हरकत पर पुलिस ऑफिसर की नजर पड़ी, जिसका नाम था थॉमस। और वही थॉमस इस ट्रेजेडी का पहला शिकार बना था। उसके बाद एक एक करके लोग यूली के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, जैसे इजाबेला जो एक प्रेग्नेंट वुमन थी, एम्बक मैनर जिसे लोग कैट के नाम से जानते थे, मिस नोरा और उनका छोटा बच्चा, और एक मोटरसाइकिलिस्ट यूजन भी उनमें शामिल था। पुलिस ऑफिसर यूली को गाड़ी हटाने के लिए कहता है। यूली समझाने लगती है कि यहाँ एक एक्सीडेंट होने वाला है। ऑफिसर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, उसे एक नशेड़ी समझता है। और तभी एक्सीडेंट्स एक एक करके बिल्कुल वैसे ही होने लगे जैसे यूली ने इमेजिन किया था। लेकिन इससे पहले कि थॉमस मेडिकल हेल्प मांगने के लिए अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक यूली ने अपने सभी दोस्तों को खो दिया। वह एकदम से डेवस्टेटेड हो गई, और उसके तुरंत बाद यूली को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसे क्वेश्चनिंग के लिए रखा गया। यूली ने कहा कि शायद यह सब इंसिडेंट्स किसी न किसी तरह फ्लाइट 180 वाले हादसे से जुड़े हुए हैं। उसने कहा कि जो कुछ एलेक्स ब्राउनिंग ने उस वक्त एक्सपीरियंस किया था वही सब अब यूली के साथ हो रहा है। फिर यूली ने कहा मुझे पता था कुछ गलत होने वाला है। वही फीलिंग थी मेरी भी जैसे उसकी थी उस वक्त। जबकि दूसरे लोग धीरे धीरे चिंता करने लगे, तभी एक बिल्कुल बेसलेस आर्ग्यूमेंट डाला गया यूजिन की तरफ से। उसने पूरी तरह से इस कनेक्शन को डिनाई कर दिया, लेकिन इसका बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन आया थॉमस की तरफ से। वह तो जैसे इस बात में थोड़ा इंटरेस्टेड होने लगा था और यकीन भी करने लगा था यूली की बातों पर। वह तो वहीं रुक गया था जब तक यूली के पापा उसे लेने नहीं आ गए। जब यूली घर पहुंची, उसने अपने पापा को बताया कुछ अजीब चीजें जो वह आजकल महसूस कर रही थी। उसने कहा कि हो सकता है यह सब कुछ कनेक्टेड हो और उनकी मर चुकी माँ से इनहेरिटेड हो, क्योंकि यूली को अंदर से लगने लगा था कि उसके यह बुरे फीलिंग्स अब रुकने वाले नहीं हैं।
अब कहानी शिफ्ट होती है एक अपार्टमेंट में रहने वाले एक बहुत ही खुशकिस्मत लड़के पर, जिसका नाम था एवन। एवन ना सिर्फ मौत से बच गया था, बल्कि कहा जा रहा था कि उसने अभी अभी एक बड़ी लॉटरी जैकपॉट भी जीती थी। तो अब जो नूडल्स बचा हुआ था उसने उसे बिना सोच समझे फेंक दिया और तुरंत एक नया मंगवा लिया। लेकिन क्योंकि उसे खुद ही खाना बनाना पड़ता था, एवन को पता ही नहीं चला कि फ्रिज से एक मैग्नेटिक डेकोरेशन गिर गया था और वह नूडल्स के पैकेट में चला गया। ऊपर से उसकी टेंशन तब और बढ़ गई जब उसकी नई रिंग अचानक ड्रेन होल में गिर गई और उसे निकालने की कोशिश में इवन और भी ज्यादा घबरा गया। लेकिन तभी जब वो ड्रेन होल से रिंग निकालने की कोशिश कर रहा था, उसका हाथ फिल्टर में फंस गया और यही गलती उस पर भारी पड़ गई। कुछ ही देर में आग ने हर तरफ तेजी से फैलना शुरू कर दिया, चाहे वह सोफा हो, मैट्रेस, ब्लैंकेट, पिल्लो, कारपेट या कोई और फ्लेमेबल चीज, सब कुछ जलकर राख होने लगा। एवन ने बहुत कोशिश की आग बुझाने की, लेकिन जब उसे लगा कि यह सब बेकार है तो उसने खुद को बचाने का फैसला किया। उसने खिड़की तोड़ दी ताकि वह इमरजेंसी स्टेयर्स से नीचे उतर सके, लेकिन किस्मत ने उसे फिर से धोखा दे दिया जब वह लैडर जो उसकी जान बचा सकती थी, उसी ने उसे नीचे गिरा दिया और वह सीधा नीचे गिरा। मौत उसका इंतजार कर रही थी। उसी पल उसके पांव नूडल्स के वेस्ट पर फिसले और वही लैडर उसके चेहरे पर आ गिरी। वापस चलते हैं थॉमस के पास, जो अब यूली की बातों को लेकर और भी ज्यादा क्यूरियस हो गया था। उसने तुरंत फ्लाइट 180 के सर्वाइवर्स के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, जिनके बारे में रिपोर्ट्स थी कि वो एक एक करके अजीबोगरीब तरीके से मर गए थे। और यहीं से थॉमस के दिमाग में एक सोच आई, क्या वैसे ही कुछ सबके साथ हो रहा है जो इस नए इंसिडेंट में बच गए थे। उनमें से एक नाम था क्लियर रिवर्स फ्लाइट 180 की अकेली सर्वाइवर, जो कहा जा रहा था कि आज भी जिंदा है। थॉमस एकदम हैरान रह गया। उन इंसिडेंट्स को इंटरनेट पर देखकर पता चला कि यह एक्सीडेंट सीरीज एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका था और लगभग हर टेलीविजन चैनल पर यही खबर चल रही थी, जो ऑब्वियस है यूली और उसके दोस्तों को और भी ज्यादा घबराहट में डाल रही थी। और तभी न्यूज का फोकस शिफ्ट हुआ। अब बात हो रही थी एवन के बारे में, जो आज दोपहर में एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में मर गया था। उसी रात यूली को देखा गया एक मेंटल हॉस्पिटल का एड्रेस ढूंढते हुए, जहां कहा जा रहा था कि क्लियर रिवर्स एडमिट है। अगले दिन यूली सीधा निकल गई उस हॉस्पिटल की तरफ जहां नर्स ने बताया कि क्लियर रिवर्स ने साफ कह दिया है, अंदर कोई भी नुकीली चीजें लेकर मत आना, चाहे वह एक सेफ्टी पिन ही क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट एक खतरनाक हादसा खड़ी कर सकती है जो किसी भी वक्त एक बड़ा एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है। अंदर पहुंचते ही रिवर ने कल वाले एक्सीडेंट और यूली के बीच का कनेक्शन डिस्कस किया। उसका मानना था कि जितने भी लोग उस क्रैश से बच गए थे वह सब डेथ लिस्ट में आ चुके हैं और एक एक करके अपनी टर्न पर मरने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्लाइट 180 के सर्वाइवर्स के साथ हुआ था। उसका कहना था कि अगर बचना है तो इस पैटर्न को समझना पड़ेगा और किसी तरह से इसकी चैन तोड़नी पड़ेगी। लेकिन यूली को फ्रस्ट्रेशन हुआ जब रिवर्स ने बस इतना कहा, तुम्हें वियर्ड साइन और क्लूज पर ध्यान देना होगा जो खतरे के आने से पहले वार्निंग देते हैं। घर पहुंचते ही यूली को थॉमस मिला। वह सीधा इवन की डेथ की न्यूज लेकर आया था। थॉमस को शक था कि यूली और उसके दोस्तों के साथ जो एक्सीडेंट हुआ वह प्लेन एक्सप्लोजन ट्रेजेडी से कनेक्टेड हो सकता है। यह हादसा 1 साल पहले हुआ था, इसलिए उसने यूली को इनवाइट किया कि बाकी सर्वाइवर्स को भी ढूंढना चाहिए। लेकिन यूली ने तुरंत कंक्लूड किया कि अभी अभी जो कबूतर दिखे थे वह एक बुरा साइन था, और अगर रिवर की बात सही है कि डेथ एक ऑनर्ड में आती है तो अगला नंबर नोरा और उसके बेटे का हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है एक स्पेशलिस्ट क्लिनिक पर, जहां नोरा अपने बेटे टिम को लेकर गई थी उसका टूथ फील करवाने के लिए। कल चेक नहीं हो पाया था क्योंकि वह एक्सीडेंट में फंस गए थे। डेंटिस्ट ने तुरंत काम शुरू कर दिया। नोरा क्लिनिक के बाहर एक डेली मैगजीन पढ़ते हुए वेट कर रही थी, पर किसी को भी पता नहीं था कि एक फिश एक्वेरियम पंप के पाइप को एक ब्लॉकेज रोक रही थी, जिस वजह से लीक होना शुरू हो गया था। दूसरी तरफ जब डॉक्टर टिम का इलाज कर रहा था, अचानक एक कबूतर शीशे से टकरा गया। डॉक्टर कलर्जियन ने बोला, यह तो अक्सर क्लिनिक की विंडोज से टकरा जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक और बर्ड सीधा वेटिंग रूम में घुस गया। हर तरफ पेपर्स और फर्नीचर बिखर गए। फ्रस्ट्रेटेड डॉक्टर ने कहा, मैं देख कर आता हूँ। पैनिक के बीच टिम लगभग सांस रुकने से मर ही जाता अगर नर्स ने नहीं देखा होता कि उसकी मुंह में एक खिलौना पड़ा हुआ था। सब सेटल होने के बाद किब्रली और टिम जल्दी से क्लिनिक से बाहर निकल गए। जब वह नीचे पहुंचते हैं तो यूली और थॉमस सामने आते हैं। उनका मकसद था उन्हें वार्न करना उस चिड़िया के बारे में जो शायद मौत का संकेत हो सकती थी। तभी एक और ट्रेजेडी घट गई। एक ही पल में जब टिम आगे बढ़ा तो उसके ऊपर एक बड़ा सा ग्लास का पीस जो हवा में लटक रहा था सीधा उसके ऊपर आ गिरा। उसकी माँ चिल्ला भी नहीं पाई थी कि वह ग्लास नीचे गिर जाता है।
टिम की मौत तुरंत हो जाती है उसकी माँ के सामने। अब यह कर्स एक डरावनी हकीकत बन चुका था। मौत अपना पैटर्न फॉलो कर रही थी और यहाँ यूली और ज्यादा कन्विंस हो जाती है कि यह डेथ कर्स सच में है। वो सिर्फ डरी हुई नहीं थी बल्कि अब कंफ्यूज्ड भी लगने लगी थी कि इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें। ऊपर से रिवर को तो इसमें इन्वॉल्व्ड होना ही नहीं था, लेकिन कुछ ही देर बाद रिवर वापस आती है। उसका मन बदल चुका होता है। वह डिसाइड करती है कि अब वह उनकी मदद करेगी और उन्हें सीधा एक इंसान के पास ले जाती है जिसका नाम होता है विलियम। यह वही शख्स था जिससे वह लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद वह उन्हें इस कर से छुटकारा दिलवा सके। विलियम कहता है कि मौत को सिर्फ एक नई जिंदगी ही हरा सकती है। मैं नहीं जानता विलियम का मतलब क्या था, लेकिन एक बात तो पक्की है, उसने यूली से कहा था कि वह हमेशा अलर्ट रहे और उन साइंस पर ध्यान दें जो उसे दिखाई देते हैं। जब वह लोग एक गैस स्टेशन पहुंचे और थोड़ी ही देर बाद यूली को एक बार फिर एक विजन दिखाई दिया, जैसे वह एक व्हाइट वैन में हो जो धीरे धीरे लेक के तल में डूब रही हो। विलियम की बात याद करते ही वह समझ गई कि यह एक नया साइन है। उन्हें तुरंत एक और विक्टिम याद आई, इज़ाबेला, जो उस वक्त इकलौती इंसान थी जो व्हाइट वैन यूज कर रही थी और उस वक्त वो प्रेगनेंसी में थी। पुलिस होने के नाते थॉमस के लिए यह मुश्किल नहीं था कि वह इज़ाबेला का लाइसेंस प्लेट नंबर और उसका होम एड्रेस निकाल ले। सारी डिटेल्स मिलते ही थॉमस ने तुरंत दूसरे ऑफिसर से मदद मांगी ताकि वह जाकर इज़ाबेला को सिक्योर कर सके। मौत की इस चैन को तोड़ने के लिए जितने लोग बचे थे उन्हें एक जगह इकट्ठा किया गया। इसमें ना रो को छोड़ा गया, ना ही उस एडिक्ट को। यूली चाहती थी कि सब लोग उन अजीब साइन के जरिए मौत के इंडिकेशंस को समझें और अगर कुछ दिखाई दे तो एक दूसरे को तुरंत बताएं उस सेल फोन के जरिए जो यूली ने उनके बीच शेयर किया था। दूसरी तरफ यूजिन को अभी भी लगता है कि यह सब सिर्फ बकवास है। अब तक तो उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना उसने कभी महसूस किया कि मौत उसका पीछा कर रही है। लेकिन जब उसने वहां से निकलने का फैसला किया तो एक अलग ही सीन हुआ। यूजिन बातों पर टिका रहा, लेकिन नोरा ने अचानक हार मान ली। उसे लगा जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं, इसलिए उसने सोचा कि मौत ही एक रास्ता है जिससे वह अपने बेटे से स्वर्ग में। जब रोरी कुछ चीजों को साफ कर रहा था जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी, तभी उसने एक अजीब सा विजन देखा, जैसे उसने एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा हो जो किसी आदमी जैसा लग रहा था, जिसके हाथ की जगह एक हुक था। यह एक बुरा साइन माना गया। तभी सबको अचानक यूजिन और नोरा याद आ गए जो इस वक्त एक एलिवेटर में थे, एक बूढ़े आदमी के साथ जिसके पास एक मैनीवीन जैसा लगेज था, बिल्कुल वैसा ही जैसा रोरी ने अपनी इमेजिनेशन में देखा था। तुरंत थॉमस ने नोरा को कांटेक्ट किया उसे बताने के लिए कि शायद अब उसकी बारी है, लेकिन जब नोरा वहां से निकलने लगी तो उसके बाल गलती से उस मैनिकिन में अटक गए जो वह बूढ़ा आदमी साथ लाया था। इसके चलते एलिवेटर का दरवाजा बंद होने लगा और नोरा का सिर उसमें अटका हुआ था। इसके बाद सभी लोग पैनिक में थे और तभी अचानक यूजिन सामने आ गया। उसने तुरंत थॉमस की गन पकड़ ली और अपने सिर पर रखकर खुद को गोली मारने की कोशिश की। यह सब उसने जानबूझकर किया ताकि सबको यह साबित कर सके कि किसी के पास अपनी जिंदगी का कंट्रोल नहीं होता, ना ही इस बात का कि वह कब मरेंगे। जब उसने ट्रिगर दबाया तो अजीब हुआ, बहुत अजीब गन चली ही नहीं, जबकि हम सब ने खुद उस ट्रिगर की आवाज सुनी थी। थॉमस, जो अब क्यूरियस हो गया था, उसने तुरंत बुलेट्स चेक की और देखा कि गन अब भी फुल्ली लोडेड थी। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, यूजिन के मरने का वक्त अब भी नहीं आया था। अब थोड़ा सीन बदलता है। पुलिस स्टेशन में इज़ाबेला पहले से मौजूद थी और इस वक्त वह लेबर के शुरुआती स्टेज में थी। दर्द अब इतना बढ़ चुका था कि वह और सहन नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उसने वहां मौजूद एक पुलिस डिप्यूटी से जोर देकर कहा कि उसे तुरंत किसी नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया जाए, क्योंकि अब बच्चा कभी भी पैदा हो सकता था। वापस चलते हैं थॉमस के पास, जो अब पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था जहां इज़ाबेला को रखा गया था। वहीं यूजिन एक कहानी बताता है कि कैसे वह एक बार मौत से बच चुका है। उसके बाद यूली और बाकी लोगों ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे वह सब भी 1 साल पहले मौत से बच गए थे। और यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि असली वजह यह थी कि उस वक्त यूली और उसके दोस्तों की मौत का प्लान इसलिए फेल हो गया क्योंकि उनकी डेथ सीक्वेंस को किसी और ने डिसरप्ट कर दिया था। फ्लाइट 180 के सर्वाइवर्स यानी क्लियर और उसके फ्रेंड्स जो कार वो लोग चला रहे थे, उसने लगभग उस डेपुटी को टक्कर मार दी थी जो उस वक्त इज़ाबेला को ले जा रहा था। उस इम्पैक्ट की वजह से यूजन को काफी गहरी चोट लगी थी। तभी दूसरी तरफ कैट अब तक अपनी कार से बाहर नहीं निकल पाई थी क्योंकि एक बड़ा सा वुड उसकी कार के अंदर घुस गया था और उसे वहां फंसा दिया था। और क्योंकि डेपुटी को जल्दी थी इज़ाबेला को हॉस्पिटल ले जाने की, उसने बाकी ऑफिसर्स को तुरंत उस जगह भेजने को कहा जिसका एड्रेस पहले से दिया गया था। सिर्फ पुलिस और मेडिकल टीम ही नहीं बल्कि कुछ मीडिया क्रूज भी वहां पहुंच गए थे ताकि पूरे इंसिडेंट को कवर कर सके। किस्मत अच्छी थी कि रोरी टाइम पर आ गया और उसने उन्हें बचा
बचा लिया, लेकिन जहां मीडिया क्रू का कार खड़ा था उसने गलती से एक पत्थर को टक्कर मार दी, जिससे पेट्रोल लीक हो गया और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह पेट्रोल धीरे धीरे बहकर उस कार की तरफ जा रहा था जो अभी भी उस जगह में फंसी हुई थी। जब थॉमस और यूली हॉस्पिटल में इजाबेला से मिलने का प्लान बना रहे थे, तब कैट को फायर फाइटर्स इवैक्यूएट कर रहे थे। उन्हें कैट की कार के बोनेट पर जोर जोर से मारते हुए देखा गया, बिना यह जाने कि इससे कार का एयरबैग सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, कैट के हाथ से एक सिगरेट बट गिर गया था जो हवा में उड़ता हुआ सीधे उस पाइप तक पहुंच गया जिसमें पेट्रोल भरा था। फिर अचानक कैट की कार एक जबरदस्त धमाके के साथ फट गई। एक्सप्लोजन इतना स्ट्रांग था कि उसकी वजह से एक वायर फेंस उड़ गया और सीधे रो की तरफ चला गया। यह सब देखकर थॉमस ने तुरंत यूली और रिवर को उठाया और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ ले गया। रास्ते में यूली को एक और विजन आया जिसमें उसने देखा कि इजाबेला और यूजिन किसी बड़े खतरे में है, और यह सच भी निकला क्योंकि यूजिन के आसपास लगे कुछ मेडिकल डिवाइसेस अचानक मेल फंक्शन करने लगे थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही रिवर ने डिसाइड किया कि वह अकेली ही जाएगी और यूजिन को ढूंढेगी। इसी बीच यूली और थॉमस तुरंत डिलीवरी रूम की तरफ भागे ताकि इजाबेला की कंडीशन चेक कर सकें। जैसे ही उन्होंने कंफर्म किया कि बेबी सेफली पैदा हो चुका है, यूली और थॉमस ने सोचा कि शायद इस बच्चे के जन्म से सभी डेथ कर्ज खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो यूजिन को कहीं नहीं ढूंढ पाए। फिर यूली को एक और विजन आया। एक औरत एक डूब रही वैन में फंसी हुई थी, एक लेक के बीच। कोई नहीं जानता था वो औरत कौन थी, लेकिन रिवर, जो यूजिन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थी, वो तुरंत उस रूम में गई जहां यूजिन का ट्रीटमेंट हो रहा था। और उस ब्लास्ट के बाद जिसमें यूजिन और रिवर दोनों की मौत हो गई थी, यूली को आखिरकार समझ आया कि वो औरत जो हर बार शैडो में दिख रही थी वो कोई और नहीं, खुद यूली थी। मेंटली यह रियलाइजेशन उस वक्त और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया जब उसने देखा कि उसके दोनों हाथों पर खून था और कुछ और सिमिलरिटीज जैसे डॉक्टर की प्रेजेंस और एक सफेद वैन का दिखना सब मैच हो रहा था। और बिना टाइम वेस्ट किए यूली ने तुरंत वो वैन उठाया और उसे लेक में ले जाकर डुबा दिया। आखिरकार यह राज खुल गया कि विलियम का नई जिंदगी से क्या मतलब था, वो जिंदगी जो मौत के बाद शुरू होती है। यह तब साबित हुआ जब यूली कुछ देर के लिए कोमा में चली गई थी, लेकिन उसे बचा लिया गया। थॉमस और डॉक्टर की मदद से तो एक तरह से देखा जाए तो यूली ने अपनी मौत को चीट कर दिया। थोड़ा वक्त गुजर जाता है और फिर हम देखते हैं कि थॉमस और यूली ब्रायन के परिवार के लंच इनविटेशन में शामिल होते हैं। ब्रायन वही गार्डन बॉय है जो पिछले हफ्ते के उस खौफनाक हादसे में बच गया था जो यूली और थॉमस से शुरू हुआ था। यहाँ यूली को एक और सच का पता चलता है जिससे उसे याद आता है वह पूरा डेथ प्लान जो शायद अभी खत्म नहीं हुआ है, और इसी चीज के साथ कहानी खत्म होती है एक काफी ट्रेजिक एंडिंग के साथ। इस फिल्म से हमें एक बात जरूर समझ आती है, कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे कोई और तुम्हें टेम्परेरीली बचा भी ले। मौत सिर्फ वक्त को धीमा करती है, लेकिन आखिर में वह वापस जरूर आती है अपना काम पूरा करने।